आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर ठोस अवस्था। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने से पहले जान लेते हैं कि ठोस होता क्या है। देखिए, पहले ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आणविक बल होने के कारण ठोस पदार्थ कठोर या दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। अब देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठोसों का आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है ना। और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आणविक बल होने के कारण ठोस पदार्थ कठोर दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ठोस होता है ना, वो कठोर होता है। ठीक है, कठोर या दृढ़ होता है और असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब जो भी ठोस होते हैं ना, उस ठोस को जल्दी से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, जल्दी से हमें दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो असंपीड्य होते हैं। मतलब जो भी हम उसको जो भी प्रेशर डालेंगे उस पर, जो भी दबाव डालेंगे उस पर, वो उसको सहन कर सकता है, तो ठोस कहलाता है। अब देखो, ये पेन भी क्या है? एक ठोस है। ठीक है, अब देखो मैं इसको ये प्रेशर दूंगा, ये अभी ये चेंज थोड़ी हो रहा है, ये तो उसी वही वाली स्थिति है ना इसकी। तो ये थोड़ी मैं उंगली से अगर इसको दबाव दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये असंपीड्य होते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं ठोसों के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब जान लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। देखिए, वह ठोस जिनमें कणों की निश्चित अवस्था पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब देखो, ये तो तुम्हें पता ही होगा, जो भी चीज़ होती है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। ठीक है, अब परमाणु की में मतलब जो कण होते हैं ना, उनकी यदि निश्चित अवस्था होती है ना, तो वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इसको देखो अभी आगे समझाऊंगा। अब जान लेता है अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। देखिए, इनमें इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलीय में क्या होता था कि इनमें ठोस में निश्चित अवस्था होती थी। ठीक है, मतलब उसके जो भी कण होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं, वो निश्चित पैटर्न में होते हैं। ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है? इसमें परमाणु का जो कण होते हैं उनमें एक निश्चित पैटर्न नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना। अब दोनों में जरा अंतर भी देख लेते हैं। ठीक है, दोनों का अंतर देखते हैं। देखो, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। देखो, क्रिस्टलीय ठोस की क्या होते हैं? ये कणों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। बता दिया तो ऊपर कि इसमें जो कण होते हैं वो निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होते हैं? पैटर्न इसका निश्चित नहीं होता, कण अपनी मर्जी से कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, वो निश्चित व्यवस्था नहीं होती उनकी। ठीक है, इसलिए ये अक्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टलीय होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। मतलब जो वास्तविक ठोस हम बोलते हैं ना, वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिनमें निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती कणों की, उन्हें हम आभासी ठोस बोलते हैं। और इनका दूसरा भी नाम है, इन्हें अति शीतल द्रव भी कहते हैं। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है, यूँ भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अति शीतल द्रव किसे कहते हैं? तो मतलब अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या बोलते हैं? अति शीतल द्रव भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आभासी ठोस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंतर है, इनमें दीर्घ परास पाए जाते हैं। किनमें? क्रिस्टलीय ठोस में। दीर्घ परास से मतलब निकाल सकते हैं कि ये जो दीर्घ परास मतलब इनकी जो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं ये। ठीक है ना, तो दीर्घ परास मतलब ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। कौन? क्रिस्टलीय। और जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होते हैं? मैंने इसको नीचे लिख दिया। ठीक है ना, अक्रिस्टलीय में क्या होते हैं? इनमें लघु परास पाई जाती है, मतलब कि ये कम टिकाऊ होते हैं। ठीक है ना। और क्रिस्टलीय में क्या होता है? ये समदेशिक नहीं होते हैं, मतलब कि ये विषमदेशिक होते हैं। और क्रिस्टलीय क्या होता है? समदेशिक होते हैं। अब देखो, पहले अंतर समझते हैं, समदेशिक या विषमदेशिक क्या होते हैं। देखो, समदेशिक का मतलब होता है जो भी क्रिस्टलीय ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदेशिक नहीं होते। नहीं का मतलब ये विषमदेशिक होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, ये कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस, अब इसमें देखो, यदि इसके कुछ गुण ले लेते, जैसे मान लो ये हो गया
परावर्तन का गुण, परावर्तन का गुण, ठीक है ना। अब देखो यदि यहाँ पर ये गुण चेक करेंगे इस वाले पार्ट में तो वो अलग आएगा, इस वाले पार्ट में चेक करेंगे तो वो अलग आएगा, इस वाले पार्ट में चेक करेंगे अलग आएगा, यहाँ पर चेक करेंगे वो अलग आएगा। मतलब कि क्रिस्टलीय में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, उसमें भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न अंतर होता है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग उसमें अंतर पाया जाता है, ठीक है। गुण एक ही लेंगे, ठीक है। मान लो परावर्तन का गुण ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर उसका मान अलग आएगा, यहाँ पर अलग आएगा, इस जगह अलग आएगा, इस जगह अलग आएगा, ठीक है। तो वो मतलब ये समदेशिक नहीं है, ठीक है ना। अगर सारी जगह एक मान लो परावर्तन का गुण, मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, मान लो x में आ रही है, मान लो यहाँ पर x वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ पर भी x आती तब ये समदेशिक होता। लेकिन क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ पर x वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर y आएगी, यहाँ पर z आएगी, यहाँ पर और कुछ आएगी, मतलब एक ही गुण की अलग अलग वैल्यू आती है, ठीक है ना। किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है विषमदेशिक, ये इसको दूसरा नाम बोल देते हैं असमदेशिक, ठीक है। देखो इसको यूँ ही बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं विषमदेशिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसको ये भी बोल सकते हैं असमदेशिक, ठीक है, कुछ ही बोल सकते हैं। मतलब कि मेन बात यह है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक या फिर असमदेशिक होते हैं, ठीक है। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के होते हैं समदेशिक होते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में मान लो ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। अब कोई भी एक गुण ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे परावर्तन का गुण ले लो या फिर विद्युत प्रतिरोधकता का भी गुण ले सकते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता। मतलब कि जो भी करंट फ्लो होता है तो उस करंट को मतलब फ्लो होने से कितने रोकने की जो ताकत होती है, जो भी क्षमता होती है रोकने की, वो प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है। मान लो मैंने 5 एम्पियर का करंट डाला, ठीक है, और मुझे मिल रहा है 4 एम्पियर का मिल रहा है, ठीक है। मतलब मैंने डाला तो 5 का और मिला कितना, 4, मतलब 1 एम्पियर का लॉस हो गया। तो वो 1 एम्पियर का लॉस कैसे होया, क्योंकि जिस जगह से गुजरा था ना, मैंने इसमें गुजारा था तो इस जगह से गुजरा, तो इस वजह से ये जो ठोस है, ये जो भी पदार्थ है, वो इसने 1 एम्पियर को अपने अंदर ही रोक लिया। मतलब कि ये इसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी, मतलब करंट को रोकने की जो ताकत होती है ना, वो प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है ना। तो मान लो कोई भी गुण ले लो, परावर्तन ले लो या विद्युत प्रतिरोधकता ले लो। यदि एक क्रिस्टल की बात हो रही है, एक क्रिस्टल ठोस में यदि यहाँ पर इसका मान देख लो, चाहे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, किसी भी जगह मान देख लो, सभी का मान सेम आएगा, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल में क्या होता था, हर जगह अलग अलग मान आता था। लेकिन अक्रिस्टल में क्या होता है, सब जगह एक ही मान आएगा, ठीक है। इसलिए सब जगह एक ही मान आएगा, इसलिए ये समदेशिक होंगे। तो ये क्या होंगे, समदेशिक, समान मान आएगा हर दिशा में, समान मान आएगा हर दिशा में, इसलिए एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। और देखो इनमें एक और अंतर होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनको यदि काटा जाता है ना, तो उनको काटने पर क्या होती है, चिकनी सतह मिलती है, ठीक है। कोई भी ठोस है उसको यदि काटते हैं ना, अपन उसको काट देते हैं, जैसे मान लो ये ठोस है, ठीक है, इसको मैंने यूँ काट दिया, ठीक है, तो काटने पर ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा, बीच में से काटेंगे इस प्रकार का बन जाएगा। तो फिर इस जगह जो हम हाथ लगाएंगे ना, इस जगह, इन जगह हम हाथ लगाएंगे ना, तो वो हमें चिकना लगेगा, ठीक ना। तो वो ऐसा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। काटने पर यदि कटी हुई सतह यदि चिकनी लगती है ना, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, यदि किसी को यदि काटा जाता है फिर उसको टच करते ना, वो खुरदरा नज़र आता है, खुरदरा महसूस होता है, ठीक है ना। तो मतलब क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, उनको यदि सतह यदि काटी जाती है तो चिकनी लगती है, जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होता है, इनकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, इनका जो शीतलन वक्र होता है ना, वो असतत होता है, ठीक है।
जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। ठीक है, शीतलन वक्र से मतलब होता है ताप और समय में जो ग्राफ खींचा जाता है ना क्रिस्टलीय ठोसों के लिए, वो इस प्रकार का आता है। ठीक है, और जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है ना उनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है, उनका इस प्रकार का वक्र आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और अंतर देख लेते हैं। अब देखो इनके जो गलनांक होते हैं ना वो निश्चित होते हैं, किनके? क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होते हैं निश्चित होते हैं। गलनांक का मतलब होता है कि कोई भी यदि ठोस है, मान लो ये ठोस है, इसको यदि मुझे लिक्विड में बदलना है, इसको यदि पिघलाना है, इसको यदि द्रव अवस्था में बदलना है तो कितना ताप दूं मैं, कितना टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब वो निश्चित टेम्परेचर है तो वो क्या होता है, वो क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना उनका कोई निश्चित टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, वो किसी भी टेम्परेचर पर पिघल सकते हैं। ठीक है ना, उसका निश्चित टेम्परेचर नहीं होता। लेकिन जो क्रिस्टलीय होते हैं उनका निश्चित होता है। ठीक है, तो इसके भी देखो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जो लोहा होता है उसको यदि 1327 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर दिया जाता है तो वो पिघल जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार KCl, NaCl, आयनिक यौगिक, धातुएं, गंधक, शुगर, ये सब उदाहरण है किसके? क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, क्योंकि ये निश्चित, इनका सभी का निश्चित वो होता है टेम्परेचर, उसी निश्चित टेम्परेचर ये सभी के सभी पिघल जाते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उनका कोई भी निश्चित टेम्परेचर नहीं होता। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर, कांच, गिलास, रेजिन, बेकेलाइट और PVC पाइप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुके किसके? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है, एक बार दोबारा फटाफट देख लेते हैं। देखो फटाफट अंतर देख ले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय में निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये आभासी होते हैं। इसको जरा ध्यान रखना। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोला जाता है? अति शीतल द्रव्य कहते हैं इसको। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों की दीर्घ परास होती है, जबकि इसकी लघु परास होती है। क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक नहीं होते, मतलब कि ये विषमदेशिक होते, जबकि ये समदेशिक होते। क्रिस्टलीय ठोसों को यदि काटा जाता है तो उनकी सतह क्या होती है? चिकनी नज़र आती है, चिकनी महसूस होती है। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की खुरदरी नज़र आती है। ठीक है, और एक और अंतर ये है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो वक्र होता है कौन सा? शीतलन। शीतलन वक्र से मतलब ताप और समय में जो वक्र होता है वो शीतलन वक्र होता है। ठीक है, तो उसका असतत होता है। ठीक है, जबकि जो अक्रिस्टलीय होता है उनका क्या होता है? सतत होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे कि इनके गलनांक निश्चित होते, ये भी कर लिए, और इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने आयरन बताया, आयनिक यौगिक, KCl, NaCl, मतलब सभी धातु आ गए इसमें, गंधक आ गया, शुगर आ गया। ठीक है, और अक्रिस्टलीय में प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर, कांच, गिलास, रेजिन, बेकेलाइट, PVC पाइप। ठीक है, अब आगे चलते कि क्रिस्टलीय ठोसों के कितने प्रकार होते हैं। देखो पहले अपन ने पढ़ा था क्या? ठोस पढ़ा। ठोस के प्रकार पढ़े, दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जो क्रिस्टलीय है प्रकार है उसके भी कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टलीय प्रकार जो ठोस होने जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना उसके 4 प्रकार होते हैं, तो चारों को जानते हैं। ठीक है, देखो पहला प्रकार है आणविक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा आयनिक ठोस, चौथा सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। तो पहले जान लेते हैं कि आणविक ठोस क्या होता है। अब जान लेते हैं कि आणविक ठोस क्या होते हैं। देखो इनमें अवयवी कण, अणु या फिर परमाणु होते हैं। ठीक है, और इनमें ठोस अवस्था में अणु या परमाणुओं के मध्य वांडरवाल बल, आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, मतलब आणविक ठोस होते हैं उनमें वांडरवाल बल पाया जाता है। ठीक है, अब आणविक ठोस के भी प्रकार हैं। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया, ध्यान रखना। देखो पहले हमने ठोस पढ़ा, ठोस के प्रकार पढ़ा, उसमें क्रिस्टलीय एक प्रकार आया, फिर क्रिस्टलीय के प्रकार, ये चारों प्रकार आए क्रिस्टलीय के। ठीक
ठीक है। क्रिस्टलीय के 4 प्रकार हैं, उनमें अपन ने ये वाला प्रकार पढ़ा। अब इसी के भी और भी प्रकार हैं। आणविक ठोस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आणविक ठोस पढ़ लिया अपन ने, ठीक है ना। तो अब इसके प्रकार देखो, आणविक ठोस में पहला आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें क्या होता है, इनमें अणु ध्रुवीय होते हैं, अतः इनके परमाणु के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, देखो जैसे इसने एग्जाम्पल दिए HCl, HBr, HI, SO2 आदि, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है, देखो जो भी ये ठोस होते हैं जैसे HCl, जैसे ये लिया HCl H और ये क्या HBr, ये इनमें क्या किया, द्विध्रुव होता है, इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। मतलब कि इसमें जो HCl H और ये Cl ये दोनों जुड़े होते हैं एक दूसरे से बल के द्वारा। HBr इनमें भी ये दोनों बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। HI ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। SO2 ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब होता है कि इनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है। अतः इनके मध्य तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। इन्हें लंदन बल या फिर प्रकीर्णन बल भी कहते हैं, ठीक है। इनमें भी देखो क्या होता है, H2O2 CO2 ये भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। H2 जैसे H2 कैसे जुड़ेगा, जैसे H2 है ये क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा H, ठीक है। O2 ये कैसे होगा, O इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे CO2 क्या होगा, CO2 ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इनकी ये संरचना में ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। तो ये अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं तीसरा प्रकार लेते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है। ये किस प्रकार चल रहे, ये क्रिस्टलीय ठोस में आणविक ठोस है उसके ये प्रकार चल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बंध में क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता होगा, ठीक है ना। अब देखो इनमें क्या होता है, अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखें H2NH3HF, मतलब इसमें हाइड्रोजन बंध होना जरूरी है, तो वो कौन सा कहलाएगा, हाइड्रोजन बंध कहलाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बंध कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे H2 है, H2 ये हो जाएगा अपना H और H, ठीक है। NH3 ये क्या हो जाएगा, N, एक H, दूसरा H और तीसरा H, ठीक है। और HF ये क्या हो जाएगा, H और F, ठीक है ना। तो ये मतलब जहाँ पर भी ये H मिल रहा है ना, तो मतलब हाइड्रोजन बंध से मतलब है, ठीक है ना। अब देखो इनमें एक और लाइन लिखी है इसने नीचे, उपयुक्त सभी आणविक ठोसों में वान डेर वाल आकर्षण बल पाया जाता है तथा इनकी प्रबलता का क्रम क्या होता है। देखो यदि पूछ लेते हैं कि जो भी बल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा बल होता है, सबसे ज़्यादा प्रबल होता है हाइड्रोजन बल, ठीक है। फिर उससे कम होता है ध्रुवीय बल, ठीक है। फिर उससे कम होता है लंदन बल, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर उससे कम ध्रुवीय, फिर उससे कम लंदन बल, ठीक है ना। पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बल दे सकता है, वो पूछ सकता है कि इसके घटते हुए क्रम में लिखे या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कौन सा प्रबल बल होगा, ठीक है। तो ध्यान कर लें, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बल, फिर उससे कम ध्रुवीय बल, फिर उससे कम मतलब कि सबसे कम लंदन बल। लंदन बल को क्या बोलते हैं, लंदन बल को हम बोलते हैं क्या, प्रकीर्णन बल, लंदन बल या प्रकीर्णन बल। गॉट इट। और देखो एक बात और ध्यान रखना, जो सभी आणविक ठोस होते हैं ना वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक से मतलब क्या होता है कि इनमें विद्युत का मतलब इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता, ठीक है, कुचालक होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रकार लेते हैं क्रिस्टलीय का एक प्रकार है धात्विक ठोस, ठीक है।
देखो ये धात्विक ठोस क्या होता है, इनमें अवयवी कण धातु या परमाणु होते हैं तथा इनके मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, धात्विक ठोस है तो इसका मतलब धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, अब धात्विक ठोसों के गुण देखते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, चोट मारने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। कौन? धात्विक ठोस। ठीक है ना, धात्विक ठोस की बात हो रही है कि विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। अब क्रिस्टलीय का तीसरा प्रकार लेते हैं, आयनिक ठोस। देखो, आयनिक ठोस में क्या होता है, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं तथा विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, ध्यान कर लेना, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है ना, और सिंपल सी बात है, जो विपरीत आवेशित होंगे उनके मध्य आकर्षण का ही बल पाया जाएगा। ठीक है ना, तो आयनिक ठोस का मतलब आवेशित आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अब आयनिक ठोस के गुण देख लेते हैं भाई, क्या क्या गुण पाए जाते हैं। आयनिक ठोस में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ये भंगुर होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये भंगुर मतलब ये मतलब टूट जाते हैं। इसको यदि थोड़ा सा भी यदि चोट करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है ना, इनका गलनांक क्या होता है, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी ये गलेगा। ठीक है, तभी ये द्रव अवस्था में आएगा। ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। देखो, जब ये ठोस अवस्था में रहेंगे ना तो ये विद्युत की मत तो इसमें क्या होगा, करंट नहीं आएगा। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या होगा, ये करंट नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये आणविक ठोस के होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अब देखो कारण देख लेते हैं इसका। तो इसमें कारण देख लेते कि आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर सकते। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पा रहे, तो ये क्या होगा, ये विद्युत का चलन नहीं करेगा, मतलब इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। वही करंट क्यों प्रवाहित होता है, जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तभी तो करंट प्रवाहित होता है ना। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन ये गति नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये करंट प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए ये अचालक होते हैं। किसमें? ठोस रूप में। ठीक है, ठोस रूप में अचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको पिघला देते हैं, ठीक है, इसको पिघला देते, पिघलने से क्या होता है, जो इसमें जो बल होता है ना, कौन सा बल, प्रबल विद्युत आकर्षण बल। ठीक है ना, आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल, जब इसको पिघला देते हैं ना, तब ये जल में क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। सुचालक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब इसमें जो इनके मध्य में जो आवेशित आयनों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा था, वो क्या हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, कमज़ोर पड़ने के कारण ये द्रव अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, मतलब द्रव अवस्था में इनमें करंट आने लगता है। लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ठोस अवस्था में करंट नहीं आता। किन में? आयनिक ठोस में। ठीक है, आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं। आयनिक ठोस में क्या होता है, जो ठोस अवस्था में रहते हैं तब तो इनमें करंट नहीं आएगा, लेकिन जब ये पिघल जाते हैं, लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं, तब इनमें करंट आ जाता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के चौथे प्रकार देखते हैं। चौथे प्रकार है सहसंयोजक ठोस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर एक बहुत बड़ी संरचना बना लेते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस का चौथा प्रकार है सहसंयोजक ठोस। इसमें क्या होता है, परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक बड़ी अणु का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जिसकी संरचना त्रिविमीय कहलाती है। ठीक है, मतलब जो सहसंयोजक
ठोस होते हैं उनमें परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और जुड़ने के बाद एक अणु बना देते हैं। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, जब बहुत ज़्यादा परमाणु मिल जाते हैं एक साथ तो अणु बन जाता है। तो अणु का निर्माण करने के कारण एक संरचना बन जाती है जिसे त्रिविमीय संरचना बोलते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये इसके एग्जाम्पल है किसके, सहसंयोजक ठोस के, ठीक है।